हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। करारा जवाब मिलेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। भारत चीन सीमा पर तनाव बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया है और कल लद्दाख के इस बॉर्डर के पास भारत और चीन की सेना के बीच हुई भिड़ंत में हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा में। भारत सरकार के सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि 43 चीनी सैनिक या तो मारे गए हैं और या गंभीर रूप से घायल हैं। चीन फिलहाल इस मसले पर खामोश है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मसला ये निकलकर सामने आया है कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है जिसको हम गलवान घाटी कहते हैं, वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चीन वहां पर लगातार अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है और वहां पर उसने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को बहुत हद तक काफ़ी मजबूत कर लिया है। मैंने कल की डिबेट में आपको गलवान घाटी के महत्व के बारे में बताया था। ये सामरिक दृष्टिकोण से भारत चीन सीमा पर लगा हुआ ऊंचाई पर तकरीबन 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये एक बेहद महत्वपूर्ण सामरिक युद्ध क्षेत्र है जो चीन पर नियंत्रण करने के लिए, चीन पर नजर रखने के लिए बहुत ही माकूल स्थान है। भारत का इस पर लगातार नियंत्रण रहा है और ये भारत के हिस्से की चीज रही है। गलवान घाटी अभिन्न भारत का हिस्सा आज से नहीं है, लंबे समय से, और यह भारत का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन आज चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के बाद भारत सरकार को इस पर बहुत गंभीर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि गलवान घाटी पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपना दावा ठोका और यह कहा है कि यह चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। बहनों भाइयों, लड़ाई का मुद्दा यही है। गलवान घाटी वो ऐसा स्थान है जहां पर चीन नीचे की पोजीशन पे है और आप सबसे ऊपर की पोजीशन पे है। दुश्मन के सामने हमेशा हाइट का खेल होता है, हाइट पर कौन मौजूद है। यह बात वो लोग बेहतर समझ सकते हैं जो सेना से हैं, मिलिट्री से हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दौलत बेग ओल्डीज की एयर स्ट्रिप से मिले सपोर्ट की वजह से गलवान घाटी सर्वाधिक ताकतवर एरिया के तौर पर जानी जाती है और इसको गंवाने का मतलब है कि चीन के हाथ में सियाचिन जैसी कोई एक बड़ी ऊंचाई की घाटी का हाथ लग जाना। इस नाते गलवान घाटी का जो महत्व है वो भारत के लिए बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा है। जब भारत ने 250 किलोमीटर की लंबी स्ट्रैटेजिक रोड यहां पर डेवलप की तो मकसद यही था कि हम गलवान घाटी और दौलत बेग ओल्डी के पास अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को खूब मजबूत करेंगे। बस यही चाइना को अखर गया। मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस, फिर प्रणब मुखर्जी, उसके बाद निर्मला सीतारमन, फिर राजनाथ सिंह, इन सब के कार्यकाल में एक बहुत ही शानदार काम हुआ जो हमारे रक्षा मंत्रियों ने बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया। जॉर्ज फर्नांडिस और मुलायम सिंह ने इसकी परिकल्पना की और उसको पूरा बात की सरकारों ने किया। क्रेडिट गोज टू ऑल। हमने 3400 किलोमीटर अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक जहां भी चाइनीज बॉर्डर लगते हैं वहां पर हमने सड़कें का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। बस यही बात चाइना को अखर रही है क्योंकि इंडियन मिलिट्री की एक्सेस डायरेक्ट वहां पर हो चुकी है। गलवान घाटी से अगर भारत का नियंत्रण हटा तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा चीन की तरफ से मौजूद होगा। जो लड़ाई आज हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, गलवान घाटी अगर चीन के हाथ में जाती है तो निश्चित तौर पर हमारे लिए स्ट्रेटजी की नहीं, हमारे ऊपर पाकिस्तान पर भी नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा और सीपीईसी कॉरिडोर को भी टारगेट करना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसे हालात में सियाचिन पर भी हमारे नियंत्रण को लेकर चीन कुछ शरारत, कुछ बदमाशी, कुछ दुष्चक्र रच सकता है। मैं संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं, फिर डिबेट में आगे बढ़ता हूं। मैं आपको मैप के जरिए बताऊंगा कि हालात क्या हैं और किस प्रकार की परिस्थितियां इस वक्त सीमा पर मौजूद हैं। यह गलवान घाटी है, ऊंचे दुर्गम पहाड़, बहुत ही दुर्गम इलाका, और यहां पर ऑक्सीजन लेवल बहनों भाइयों सिर्फ 25% होता है। आप कल्पना करिए कि जहां पर सांस लेने तक की दिक्कत हो वहां हमारे जवान इस दुर्गम गलवान वैली में कैसे काम करते होंगे। ये मैं आपको गूगल अर्थ के जरिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां सिर्फ सूखे पहाड़ हैं और नदियां हैं।
यहाँ टेम्परेचर आमतौर पर -1, -2, -5, -10 के बीच होता है। और ये वो स्थान है फ्लैश पॉइंट जहां पर भारत और चीन की सीमा के बीच, चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई है। ये मैं आपको वो दृश्य ये दिखा रहा हूं कि यही वो स्थान है। बेहद दुर्गम इलाका, यहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है और तापमान ठंडा ने क्या, बहुत ही ठंडा। शर्त यह है कि भारत और चीन के बीच जो संधि है, उस संधि के मुताबिक आप वहां पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमारे सैनिकों ने फिजिकल फाइट की और चीन के सैनिकों को पीछे ढकेलने की कोशिश की। वहीं पर यह भिड़ंत हुई और चीन ने छल करके, धोखा करके हमारे कमांडिंग ऑफिसर और उनके साथ चल रही प्लाटून पर अटैक करके हमारे सैनिकों को शहीद किया। यह वो स्थान है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बेहद ही दुर्गम इलाका है और यही वो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर रहकर आप चीन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। चीन इस ऊंचे स्थान पर 14,500 फीट पर अपनी जगह चाहता है। अब मैं दूसरे मैप के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि चीन इस वक्त आज क्या कर रहा है। वहां पे राइटर ने एक ताजी तस्वीर जारी की है, सैटेलाइट इमेजेस है मेरे पास, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना हैवी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चीन ने वहां पर कर लिया। यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये आप देखें, आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको इस तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं। ये वो रोड है जो गलवान वैली की तरफ जा रही है और ये गाड़ियों की कतार, हैवी मिलिट्री व्हीकल्स की कतार जो आपको यहां तक दिख रही है, यहां तक, ये पूरा एरिया तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा एरिया का ये सैटेलाइट इमेज है जो मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं। इस दृश्यों के जरिए, ये एरो के जरिए जो आप देख रहे हैं, ये 20 किलोमीटर लंबा एरिया है और इसमें आप देख रहे होंगे कि हैवी मिलिट्री व्हीकल्स, इसमें तोप भी हो सकती हैं, इसमें आर्म्स एनुमेशन भी हो सकता है, जवान भी हैं इसमें। पूरा हैवी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट गलवान घाटी की तरफ चीन ने मूव करा दिया है। यह ताजी तस्वीर है और यह फ्लैश पॉइंट है। यही वो स्थान है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई और यह गलवान घाटी की वो रोड है जहां पर आप देख रहे होंगे कतार लगी हुई है चीन के मिलिट्री व्हीकल्स, हैवी मिलिट्री व्हीकल्स की। इसका मतलब कि चीन गलवान घाटी पर ऐसे वैसे नहीं आया है बहनों भाइयों, बहुत बड़ी तैयारी के साथ आया है। भारत की सेना को भी उतनी ही बड़ी तैयारी निश्चित तौर पर की होगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये स्थितियां वैसी नहीं है जैसी हम आप कल्पना कर रहे हैं। स्थितियां बहुत ज्यादा विकट हैं। सीमा पर हालात हमें समझना होगा और भारत सरकार को भी इस इशू की ग्रेविटी को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां चीन निर्माण कर रहा है, बिना फायर आर्म्स के उसने हमारे 20 से ज्यादा सैनिकों को शहीद किया है। अब हम आपको नजदीक से वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर लाई जाए। ये वो तस्वीर है, ये नजदीक से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको ये एरो के जरिए हम दिखाएंगे। ये सारे मिलिट्री, हैवी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाइना के हैं। ये नजदीक से तस्वीर हम आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि हैवी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चीन ने यहां तक फ्लैश पॉइंट तक पहुंचा दिए हैं। ये कोई सामान्य सामरिक तस्वीर नहीं है, ये एक असामान्य घटनाक्रम है जो भारत चीन की सीमा पर इस वक्त चल रहा है। और ये स्थान ऐसी जगह पर है गलवान घाटी का जो भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो इन हालात के बीच भारतीय सैनिक कैसे काम कर रहे होंगे और हम इसे कैसे निपटें, यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा विषय है कि हम इस मसले को लेकर कैसे हैंडल करें। भारत की बहादुर सेना जवाब देगी, करारा जवाब देगी और चीन को उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ेगी। हमें पूरा यकीन है अपने बहादुर जवानों पर, क्योंकि जहां पर ऑक्सीजन लेवल ही सिर्फ 25%, 20% हो, वहां पर हमारे जवान बिना फायर आर्म्स इस्तेमाल किए हुए, ये संधि है, वो गोली नहीं चला सकते। उनको फिजिकल फाइट में जाना पड़ रहा है। ये आप स्थितियों को समझिए कि क्या हालात हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप कुछ बयान सुने। उम्मीद करता हूं कि आज इस संक्षेप में बताए गए डिटेल्स के जरिए आपने समझा होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ये बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है।
प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? हमारा तो बिल्कुल सीधा आरोप है कि जो कुछ भी चल रहा है सरकार देशवासियों से छिपा रही है। चीन के लोगों से जो हमारा मित्रवत रिश्ता रहता है, तो उस मित्रवत रिश्ते में कई बार ये हम लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करते। ये पूरा विश्वास है, इस चुनौती का डट कर मुकाबला किया जाएगा। ऑलराइट, तो आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, जनरल राजेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, टीपी त्यागी जी थोड़ी देर में मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, विंग कमांडर पी बक्सी साहब मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, और श्रीकांत कोंडापल्ली चाइनीज मामलों के एक्सपर्ट हैं, ये भी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। मनीष जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं कि चीन हमारी सरजमी पर कैसे आ गया? आप लोग को पता नहीं था या सरकार को मालूम नहीं था? अब आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारत और चीन का विवाद करीब 58 साल पुराना है अगर मोटा मोटा देखें, और 1962 से लेकर लगातार कल तक कभी सीमा पे तनाव और कभी नोकझोंक होती रही है, कभी कभी कुछ ज़्यादा भी हुई है। 62 के बाद अगर हम ध्यान दें तो 3-4 बड़ी घटनाएं, सिक्किम में 2008, दीपसोंग में 2013, चुमार में 2014 और डोकलाम में 2017 में भी इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई थी। लेकिन कल जो घटना, परसों जो रात में घटना हुई, निश्चित रूप से अप्रत्याशित भी रही, और करीब 2 देशों के बीच इस तरह की घटना नहीं होती कि अगर वार्ता करने के लिए कॉल हो और धोखे से इस तरह हमला हो। लेकिन भारत के वीर जवानों ने उसका मुकाबला किया और जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत सरकार इसको लेकर देश को आश्वस्त करती है कि 1 इंच जमीन भी जो एलएसी पे है, एलएसी पे कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। देखिए ब्रजेश जी, अगर पर आपने चाइनीज मिलिट्री के, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन का स्टेटमेंट सुना हो तो उन्होंने कहा कि गलवान घाटी चीन का हिस्सा है। इट्स हाईली ऑब्जेक्शनेबल। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कहा वो भी हमने सुना, और भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसको सुना, और हम तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हम उसको मानते हैं। देखिए पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से अपनी सीमा के अंदर हिंदुस्तान सड़कों का निर्माण कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है और हेलीपैड्स के निर्माण कर रहे हैं, उससे चीन में ये संदेश है कि हिंदुस्तान अपनी सीमा के अंदर अपने सैनिकों के लिए और उनकी सुगमता के लिए विभिन्न क्रियाकलाप कर रहा है, और इससे उनको समस्या उत्पन्न हो रही है। और चीन की समस्या की जो ऐतिहासिक समस्या है, कब से वो मैंने अभी चर्चा की, मैं वहां तक नहीं जा सकता। देखिए हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि एलएसी से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, साथ साथ जो अक्साई चीन 1962 में गया है, पर अभी आपने देखा, मैंने आपको भी हम अपने आज की सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाया ना कि हैवी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लेकर चाइना गलवान घाटी पहुंच चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल एजेंसी से लेके, राइटर से लेके भारत की तमाम सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये स्पष्ट हो चुका है। आप जवाब कब देंगे? नहीं ब्रजेश जी, सेना और सरकार पर भरोसा रखना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया जाएगा। ओके, पी बक्सी साहब मेरे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। पी बक्सी साहब, जिस तरह के हैवी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लेकर जो ताजा सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास आई हैं, हैवी मिलिट्री व्हीकल्स एस्टैब्लिशमेंट्स गलवान घाटी पर चीन के पहुंच चुके हैं। स्थिति परसों क्या हुई है रात में सबको, पूरे देश को पता है। व्हाट नेक्स्ट? भारत को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए ऐसा, पहली बात बता दें, ये जो चीन ला रहा है ये अपने लाइन तक ला रहा है, और जो गलवान घाटी के अंदर वो गया था उसको हटा दिया गया है। ये लाइन के उस तरह में जमावड़ा कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक अगर कर रहे हैं, इनको वहां से भी हटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने चीन के साथ में जो संधि की है और कि हम अपने अस्त्रों का, शस्त्रों का, ये एको बहुत आ रही है, ये एको बहुत आ रही है, प्लीज हटाइए। हाँ, वो मैं ठीक करता हूं, प्लीज कंटिन्यू। ओके, हाँ, वो इसलिए तो भारत
इसको अब जो नीति अपनी बदल रहा है वो ये है कि अब वो जो उन्होंने संधि करी है कि हम अस्त्र नहीं ले जाएंगे और धक्का मुक्की से काम चलाएंगे। आपको बता दें 1967 में जनरल सगत सिंह को जब ये पता चला था उस टाइम ये नीति बनाई गई थी और उन्होंने फिर उसको रद्द कर दी थी। अब ये नीति रद्द हो जाएगी और सर आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम अपने अनआर्म्ड 36 से ज्यादा जवान और एक कर्नल कमांडिंग ऑफिसर को उस जगह पर भेज रहे हैं जहां पर दुश्मन की सेना कब्जाए बैठी हुई है। अनआर्म्ड हम अपने लोगों को भेज रहे हैं। ये लापरवाही है सर, इट्स नेग्लिजेंस। सुनिए, इट्स नेग्लिजेंस सर। जरा सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये सारी बात है, ये फ्लैग मीटिंग्स हो रही थी और फ्लैग मीटिंग्स के होने के दौरान जब आप एक दूसरे से मिलने जाते हैं तो गुड फेथ में होती है बात, जब व्हाइट फ्लैग के साथ जाते हैं सर। और कमांडिंग ऑफिसर के मारे जाने का मतलब मैं मिलिट्री से नहीं हूं, बट मेरी जितनी छोटी सी समझ है, अगर आपका दुश्मन आपके कमांडिंग ऑफिसर को मार देता है तो आप उसका मतलब समझिए क्या होता है। मेरे को बात पूरी करने दीजिए। ये उन्होंने परफिडी करी। परफिडी का मतलब होता है जिनीवा कन्वेंशन के तहत धोखा किया है। ये हमको पता होना चाहिए था कि ये धोखा करेंगे। हाँ, हमने उनको पर विश्वास किया और ये हमको खामियाजा भुगतना पड़ा और अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यह बात जा सकती है क्योंकि ये परफिडी का टाइम था, मतलब ये नेगोशिएशन का टाइम था। उन्होंने इसमें फायदा उठाया और हमको धोखा दिया। ये है सारी बात। सर हमारे जवानों की लाशों को छत विक्षत किया गया, रॉड्स और कील लगी रॉड से उनकी हत्या की गई है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है सर, ये युद्ध को आमंत्रण है। बहुत गहरा अपराध है और तभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यह बात जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। ऑल राइट, जनरल राजेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनको जोड़ता हूं। बड़ा लंबा उनका 40 साल का इंडियन मिलिट्री का अनुभव है। वो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि हमसे चूक क्या हुई और हमें आगे करना क्या चाहिए। राजेंद्र सिंह साहब, बहुत लंबे समय बाद आपसे फिर एक बार बात करने का मौका मुझे हासिल हुआ। ये लद्दाख के पॉइंट पर और विशेष तौर पर गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ ये बड़ा हृदय विदारक है। जिस प्रकार से हमारे जवानों की शहादत हुई है, हम ये देखकर स्तब्ध हैं जो कुछ भी हो रहा है। हमसे चूक क्या हुई है? और दूसरा, ये जो हैवी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स गलवान घाटी पे लेके चाइना पहुंच गया है, हमें क्या करना चाहिए सर? नमस्ते। ये जो चाइना इतना भारी साजो सामान लेके आ गया है गलवान घाटी में, ये एक बहुत चिंता की बात है। लेकिन अच्छा ये हुआ है कि हमारी सेना ने इतनी जल्दी मोबिलाइज करा है, चाइना का जो इरादा था उसको हमने नाकाम कर दिया है। तो इंडियन आर्मी के बड़ी भारी अचीवमेंट के इतनी जल्दी मोबिलाइज करा, उसको वहाँ पे रोक दिया। दूसरा, जो भारतीय सेना बगैर हथियारों के लिए गई है और जिसमें एक कर्नल साहब और 20 जवान शहीद हुए हैं, वो मेरी रेजिमेंट के हैं, बिहार रेजिमेंट के हैं। ये बहुत दुख की बात है। ये एक इन्वेस्टिगेशन की बात है। किस आदमी ने ऑर्डर दिए कि आप एक लड़ाई में जा रहे हो बगैर हथियार के लिए? ये जवानों का खून हुआ है, बलिदान नहीं है, और इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने ये गलत ऑर्डर दिया है। ये मंजूर नहीं है। और जवान वहां रात कमांडिंग ऑफिसर को मूव करने की इजाजत कौन देता है सर? अरेंजमेंट नहीं, परमिशन कौन देता है सर? कमांडिंग ऑफिसर को कमांड कौन देता है? ये देखिए, ये कई ऑर्डर्स होते हैं, जैसे जो पीस के ऑर्डर्स होते हैं उसमें है कि आप झंडा लेके जाएंगे, हथियार नहीं फायरिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये पीस टाइम नहीं है, ये लड़ाई है। वो वहां टैंक लेके बैठा है, तोफ लेके बैठा है, इतनी गाड़ियां लेके बैठा है और हम खाली हाथ जा रहे हैं, तो महा बेवकूफ़ी है। किसने ऑर्डर दिए हैं ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये गलत ऑर्डर है। और जो जवान मारे गए हैं ये गलती से मारे गए हैं। अगर इनके पास हथियार होते तो ये हादसा नहीं होना था। भारत क्या कर सकता है? करेक्ट। इंडिया के पास में बहुत ऑप्शन है। आप अरुणाचल में चले जाएं, बहुत ऑप्शन है हमारे पास में। मैं नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि सामने वाले भी सुन रहे होंगे, जिसमें चाइना की इतनी बुरी दुर्दशा हम कर सकते हैं जैसे हमें उसने अभी तंग कर रखा है। हमारे पास ऑप्शन है।
अभी गलवान को या पैंगोंग त्सो को कैप्चर करना बहुत नुकसान होगा, तो वहां पे हमें उनको सिर्फ आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए और इसको लेकिन सर फैलाओ। अगर गलवान घाटी पर इस हम प्रकार strong उनका हैं। नियंत्रण स्थापित हो गया पहाड़ों तो ये में सामरिक इंडियन दृष्टिकोण से एक आर्मी के महत्वपूर्ण पॉइंट मुकाबले छोड़ की देंगे हम। आज कोई भी फौज नहीं है, तो हमारी जो सेना है माउंटेन वॉरफेयर में इट्स टुडे दुनिया की सबसे अच्छी फौज बख्शी है। साहब आऊंगा आप पे। सर मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर हमने गलवान घाटी से उनको पीछे नहीं खदेड़ा और गलवान घाटी पर अगर उनका नियंत्रण हो गया तो हम एक सामरिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र हमारे हाथ से निकल सकता है। मेरी चिंता इस बात की है सर। बहुत बड़ा, बिल्कुल सहमत हूं, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गलवान घाटी तो हमें लेनी है वापस, गलवान घाटी हमें वापस हर हालत में लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ओके, ऑल राइट। मेरे साथ दीपक सिंह मौजूद हैं, मेरे कांग्रेस से सवाल किया आपने? नहीं, मैं अब आगे कांग्रेस की तरफ सर मूव करता हूं। मैं नेक्स्ट आपके पास आता हूं और अगली रणनीति पर आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। दीपक जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये चूक हुई कैसे और चीन को हम जवाब कैसे दें। दूसरा, हमें एकजुटता का प्रदर्शन करना ही होगा, क्योंकि इस बार हमारे सामने पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क नहीं है कि जिसे हम मसल डालेंगे। हमारे सामने चीन जैसी, PLA जैसी एक ताकतवर सेना है, और जिस प्रकार को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लेकर आए हैं, इट्स अ शॉकिंग। और मुझे हैरानी है कि इस पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रहा है, या वी डोंट नो। ब्रजेश जी, हम कांग्रेस हैं, आप यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी सेना के साथ सदैव रही है, आगे भी है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तरह तरह की बातें करते हैं, कांग्रेस पार्टी तरह तरह की बातें बिल्कुल नहीं करेगी। कांग्रेस वो बात करेगी जो राष्ट्र को मजबूत करे, और हमारे जो देश की भूमि है जिस पे चाइना ने कब्जा किया है, आप गलवान घाटी की बात कर रहे हैं, पोंगांग में पूरी तरह से कब्जा है चाइना का। भारत चाहता है कि वो कब्जा हटे, और भारत साथ साथ, आज राहुल गांधी जी ने भी कहा है, सोनिया गांधी जी ने भी कहा है, देश पूरी तरह से, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है, इस उम्मीद के साथ खड़ी है। जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे आज के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी विपक्ष में थे, तो जो बातें कहते थे, बड़ी बड़ी बातें कहते थे, आंखें लाल करके बातें कहने की बात करते थे, तो मुझे लगता है आज विपक्ष में नहीं है, सरकार में है। ऐसे कृत्य की जरूरत है, ऐसे अभियान की जरूरत है। सेना को बहुत बड़ी बात कही जनरल राजेंद्र जी ने, आखिर वो ऑर्डर कहां से आए कि हमारे सैनिक निहत्था गए थे वहां पर। एक ऐसी घटना अगर जनरल साहब को, बख्शी जी को पता होगी, अभी भाई मनीष जी बात कर रहे थे 1967 की, 1967 में भी इतिहास छोड़ें दोस्त, इतिहास में जाने का वक्त नहीं है। उस समय भी सामने हमारे दुश्मन खड़ा है। बिल्कुल, उस समय भी ऐसी स्थितियां आई थी, तब हमारे सैनिकों को निहत्थे जाने से मना किया गया मनीष था। शुक्ला जी, और 400 एक सवाल मनीष से कर लेते हैं, फिर वीरेंद्र जी की तरफ मूव करते सैनिकों ने। हैं। मनीष जी, मौके पर क्या स्थिति है और क्या सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करेगी कि इस वक्त भारत चीन सीमा पर लद्दाख से लेके और ये अपने गलवान घाटी तक क्या हालात है मौके पे? चीन के कब्जे में कौन कौन सा एरिया है? देखिए, LAC पे कोई छेड़छाड़ नहीं है, LAC पूरा सुरक्षित है, कब्जा है चाइना, और जो लोग आगे बढ़े थे उनको पीछे ढकेल दिया गया है, उनको पीछे ढकेल दिया गया है। केवल अक्साई चीन और उसके आसपास का एरिया ही है जहां चीन का कब्जा है, और सेना और सरकार ने आश्वस्त किया है देश को कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। CDS, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाध्यक्षों की मीटिंग हो चुकी है। उनका कहीं कब्जे नहीं है, तो फिर 19 आप तारीख को किस ऑल बात पार्टी के लिए मीटिंग तैयार बुलाई गई है। जी ब्रजेश जी, जब आप कह रहे हैं कि उनका कहीं कब्जे ही नहीं है, छोटी मोटी जगहों पर ही सिर्फ वो मौजूद हैं, तो फिर हमारे इतने जवान कहां से शहीद हो गए? क्या हमारे जवान पार करके उनकी तरफ गए थे? क्या आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हमको लगता है कि अभी बख्शी साहब ने बहुत विस्तार से कुछ चीजों को बताया, उनको भी बोलने का अवसर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि व्हाइट फ्लैग मीटिंग के दौरान जो डेकोरम होता है, उस डेकोरम के तहत एक देश की सेना का जो मर्यादा होती है उसके तहत भारत की सेना ने बिहेव किया। चाइना ने अगर मर्यादा तोड़ी तो ये चाइना की गलती है, लेकिन उसके तुरंत बाद भारत की सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। कर्नल रैंक पे नहीं होती, वो कमांडिंग ऑफिसर रैंक पे नहीं होती हैं।
वो सीनियर लेवल पे होती है। राजेंद्र सिंह जी स्पष्ट कर चुके हैं जी, दिल्ली से दैट इज ऑर्डर अ वेरी जाते हैं। डिफरेंट इशू। दिल्ली से ऑर्डर जाते एक हैं। सेकंड जस्ट नहीं, हमने बख्शी साहब को भी सुना। और वो कोई बात हमने करने नहीं बख्शी गए थे, साहब को भी सुना। वो कोई सीमा पर बात करने नहीं गए थे। अब हमको लगता है कि आप स्थिति स्पष्ट करें कि कौन कौन सा एरिया चीन के कब्जे में है। हमने बख्शी साहब को भी सुना और तमाम लोगों को हम रोज लगातार हम लोग भी सुन रहे हैं कि व्हाइट फ्लैग मीटिंग का जो डेकोरम था उस मर्यादा के तहत भारत के सेना के उन नौजवान वो वीर गए थे। ठीक है, उनके ऊपर धोखे से हमला हुआ और हमारी सेना ने गलवान घाटी पर चीन का कब्जा है या नहीं? देश को आप स्थिति स्पष्ट करिए, गलवान घाटी पर चीन का कब्जा है या नहीं? LAC पे जहां तक हमारा कब्जा था, LAC पे कोई छेड़छाड़ वर्तमान स्थिति में नहीं है। तो ये जो हमारे जवान शहीद हुए हैं ये भारत की भूमि पर हुए हैं या चाइनीज भूमि पर हुए हैं? देखिए ब्रजेश जी, हमको लगता है कि हर सवाल का जवाब चैनल पे देना मर्यादा के विपरीत होता है। नहीं, क्यों नहीं देना? देश जानना चाहता है सरकार से, देश सरकार से जानना चाहता है, राइटर्स के वीडियो है, तो ये भी आपको पता है। और जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह चाइना के समाचार सेंसर्ड होते हैं उसके बावजूद उनको लिखना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि भारी नुकसान है। उससे समझ में आता है कि चीन को कितना जवाब मिला है। ओके, ऑलराइट। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए हैं। भाई वीरेंद्र जी, जो कुछ भी भारत चीन की सीमा पर लद्दाख से लेकर गलवान घाटी तक हो रहा है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हमारी तरफ के कितने सैनिकों की शहादत का तो आ गया कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन कितने कैप्चर हैं, कितने छूटे हैं, मौके पर क्या हालात हैं, क्या किसी क्षेत्र में कब्जा किया है चीन ने, नहीं किया है, इस पर एक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो भारतीय जवान मरे हैं, जो ये मारपीट और लड़ाई हुई है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये भारतीय ज़मीन पर हुई है। वो हमारी सीमा में बहुत अंदर तक घुसे हुए थे, काफ़ी दिनों से थे। अब सरकार LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करती है, लेकिन ये नहीं बताती है कि जो लड़ाई हुई वो नो मैंस लैंड पे हुई या भारत की सीमा में हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, नो मैंस लैंड में हुई है जी। दूसरी बात यह कि चाइना अगर अपना सैनिक अपने वहाँ बढ़ा रहा है पैगोंग में या गलवान घाटी में, तो भारत ने भी तैयारियां तेज कर रखी हैं। हमारे यहाँ से भी फौज देहरादून, उत्तराखंड, चमोली के रास्ते चाइना बॉर्डर की ओर लगातार प्रस्थान कर रहा है। और इसके अलावा गलवान के लिए भी हेलीकॉप्टरों से और तमाम माध्यमों से वहाँ पर सैनिक भेजे जा रहे हैं, निगरानी की जा रही है। चीन के सैनिक मारे गए हैं, घायल हैं, ये बात सच है, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर उस क्षेत्र में अपने सैनिकों को लेने के लिए आया हुआ था। ये बात भारत सरकार द्वारा और भारत की मीडिया द्वारा लगातार कही जा रही। तमाम स्ट्रेटजिक बातें हैं, उनको मैं नहीं करूंगा। मैं खाली यह इनसे पूछता हूं कि 6 साल की मोदी सरकार हो गई, ये हर साल चाइना से अपना व्यवसाय क्यों बढ़ाते रहे? ये हर साल ये चाइना से सामान, चाइना को तो 2 रुपया देते हैं, खरीदते 200 रुपया का है। चाइना के प्रधान राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे, उनके लिए पलक पावड़े बिछाए गए। दक्षिण भारतीय वेशभूषा में प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, खूब आवा भगत की, बनारस की उनको देव दीपावली से लेके नौका विहार तक दिखाया। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि हम जाकर सैनिकों का जमावड़ा खत्म करेंगे, वो नहीं किया, उन्होंने धोखा दिया। हर बार भारत के एतबार को तोड़ा है चीन ने। और हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था, ये पता नहीं किसने दिया था, ये नारा बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज देश को जरूरत इस बात की है, शरीर और देश दोनों को जरूरत है यह बात कहने की, अब नो चीनी। नो चीनी मतलब नो चीनी। अब पता नहीं हम कह पाएंगे या नहीं, लेकिन करीब 58 अरब डॉलर के लगभग पिछले साल हमने चाइना से सामान आयात किया है। तो ये जो चीनी सामानों के बहिष्कार की बात करते थे, ये वो तो कर नहीं पाए। आज आपने निर्णय लिया है कुछ? देखिए, भारत समाचार ने आज ये बात पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के सामने रखी है कि
कि हम चीनी सामानों के उत्पादों का कोई भी प्रचार भारत समाचार पर विज्ञापन नहीं दिखाएंगे। और जो चल रहे थे वो विज्ञापन हटाएंगे आप? रुपए का नुकसान हो जाए। आज जो चल रहे थे वो विज्ञापन हटा दिए हैं अब? जो विज्ञापन हमारे चाइनीज चल रहे थे वो हमने हटा दिए उनके प्रोडक्ट के। ऐसे पैसे से हमारे सैनिकों का सम्मान भला जो उनके खून में डूब कर आता हो, जो हमारे जवानों के खून से सना हुआ पैसा जो चाइनीज कंपनियों को लाभ पहुंचाता हो, ऐसे विज्ञापन हम नहीं चलाएंगे। 96 लाख रुपए का सालाना हमको नुकसान करीब होगा, लेकिन हम अपने देश के सैनिकों के लिए ये बलिदान देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना है। हम नाखून कटाकर शहीद होने में नाम लिखाने वाले नहीं हैं। हम खाली बातों से लोगों का मुंह नहीं भरते हैं। यहाँ तो दावे, जब विपक्ष में रहो तो बताएंगे सर काट लाएंगे, और जब सत्ता में आ जाओ तो जवाब न दो 2 दिन तक। बड़ी सारी बातें हैं जी जी, लेकिन हर चीज का जवाब वक्त देगा। इस देश में जो भी लोग हैं, जो भी विशेषज्ञ हैं, वो बैठे हो जाना है जी। लेकिन एक तरफ उत्तराखंड की आप सीमा देख लीजिए, नेपाल अलग नक्शा पेश कर रहा है, चाइना का बॉर्डर अलग उधर बवाल मचाए है, और ये लद्दाख में कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद का रेडियो का हाल सुना रहे हैं। इसी में खुशी है। हम अमेरिका से रेडियो का हाल सुना दें, क्या अमेरिका हमारा हो जाएगा? इसमें हमें कौन सी खुशी मिल जाएगी? ये क्या मानसिक बढ़त हम ले रहे हैं, ये अलग बात है, इसका जवाब फिर कभी कंक्लूड करेंगे। लेकिन आज 4 लाइनें कहूंगा जी। जब चीनी राष्ट्रपति भारत आए थे तो उन्होंने भारत के साथ तमाम समझौते किए और ये भी कहा कि हम लोग मित्रता के साथ आगे बढ़ेंगे और हम लौट कर जा रहे हैं, सीमा पर से तनाव हटाएंगे। तुमने तो कहा था जाओगे और सीमा से जमघट हटाओगे, पर टिके रहे तुम वहीं पे ही, टोके जाने पर घुड़की दी। यह धोखा तुम्हें रुलाएगा, अब देखना तू पछताएगा, तू अपने झूठ की खेती भी अब कहीं और नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के फौरन उस पार हमारे साथ देश के जाने माने एक्सपर्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स मौजूद हैं। हम भारत चीन सीमा पर क्या स्थिति है, गलवान घाटी जो महत्वपूर्ण सामरिक स्थल है, दौलत बेग ओल्डी जो दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में से एक है, वहां पर क्या हालात हैं, हम इसे कैसे हैंडल करेंगे और भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब कैसे देगा, इन सब विषयों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। करारा जवाब मिलेगा। इसके पहले भी भारत चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच छोटी मोटी झड़पों की खबर आई थी। इसके पहले एक मेजर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जब डोकलाम हुआ था। शायद वो एम्बैरसमेंट चाइनीज आर्मी भूल नहीं पाई और उसकी आड़ में उन्होंने लद्दाख से लेकर गलवान घाटी तक इस पूरे सेक्टर में एक साजिश रची, एक कुचक्र रचा। इस साजिश और धोखे का शिकार हमारे निहत्थे जवान हो गए, क्योंकि संधि के तहत भारत का कोई भी सैनिक या चाइनीज मिलिट्री का कोई भी सैनिक एक दूसरे पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारतीय सैनिक अनआर्म्ड थे और उनकी वहां पर बहुत ही ब्रूटली उनके डेथ स्क्वाड ने हमारे जवानों की और कमांडिंग ऑफिसर कर्नल की हत्या कर दी, उनको वहां पर शहीद कर दिया। अब सवाल इस बात का उठता है कि व्हाट नेक्स्ट, भारत सरकार क्या करेगी, क्योंकि गलवान, दौलत बेग ओल्डी और लद्दाख का यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये क्षेत्र खोते हैं तो निश्चित तौर पर उनका CPEC प्रोजेक्ट बहुत ही सुरक्षित हो जाएगा। अगर हम गलवान, दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन पर संपूर्ण नियंत्रण भारत का बना रहता है तो हम काराकोरम पर्वत से लेकर उसके आगे तक जहां चीन का नियंत्रण है और जो CPEC उनका कॉरिडोर निकल रहा है, वहां पर भारत की मारक क्षमता और मारक रेंज के सीधे दायरे में उनका CPEC प्रोजेक्ट होगा। क्या इस प्रोजेक्ट की क्लियरेंस के लिए और भारत को इससे दूर रखने के लिए या भारत की मारक क्षमताओं से
हटाने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है? एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है। अब सवाल यह है कि मौके पर क्या हालात हैं, इस बारे में बहुत भ्रम बना हुआ है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि चीन ने भारत के किन किन हिस्सों पर अवैध तरीके से कब्जे किए हैं और चीन की सेना वहां पर घुसी हुई है। मेरे साथ टीपी त्यागी साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। मैं मनीष जी के पास वापस रुख करता हूं। मनीष जी, आप मुझे बताइए कि क्या आधिकारिक तौर पर आप ये बता पाने की स्थिति में हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों पे चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और हमें उसे छुड़ाना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज रिपीट करूंगा कि परसों रात की जो स्थिति थी शहीद होने के पहले तक की, उस तरह की स्थिति मैं 62 में नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिक्किम में 2008, दीप संग में 2013, चुबार में 2014, डोकलाम में 2017 में और गलवान में परसों रात के पहले इसी तरह की लगभग स्थिति थी। दीपक जी, मैं आऊंगा, आप अपनी बात लेट हिम स्पीक। मैं हाँ बोलिए, बीच में अगर बोलेंगे हाँ बोले आप बोले। तो उसके बाद की जो रात में जब हमारे सैनिकों पर धोखे से हमला हुआ, उस समय व्हाइट फ्लैग मीटिंग चल रही थी, नो मैंस लैंड का मामला था। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एलएसी पे कोई छेड़छाड़ आज की जब हम आप बात कर रहे हैं तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। हमारी सेना हमारी एलएसी को सुरक्षित रखी हुए है, आगे भी रखेगी। देखिए, मूल विषय यह है कि हम अपनी सीमा के अंदर तो आप ये कह रहे हैं कि चीन ने भारत के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं किया है, सड़कों का निर्माण किया श्योर? गया है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं मनीष आप, आर यू श्योर? देखिए, 1962 में अक्साई चीन पे जो कब्जा हुआ था, उस समय जो कब्जा हुआ था, उस समय के कब्जे के अलावा अभी विगत जो गलवान के समय जो विवाद चल रहा है, यहां कोई भी हिस्सा जो हमारे कब्जे में था वो चीन के कब्जे में नहीं गया था, नहीं है आज के समय में। उनको खदेड़ा जा चुका है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और हमको लगता है कि मनीष शुक्ला को सुनने से ज्यादा जरूरी है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने जो कहा है उसको भी सुना जाना चाहिए। नहीं, पर उन्होंने ये तो नहीं कहा ने जो क्लेम आप कर रहे हो मनीष जी, ये क्लेम ना तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया, समाचार पत्र कैसे काम करते हैं, वहां की एजेंसी कैसे काम करती है, ये जो क्लेम आप कर रहे हो, जानता है, जो क्लेम आप कर रहे हो, ये क्लेम ना तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया, ना भारत के रक्षा मंत्री ने किया, ना भारतीय सेना के किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने किया। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो कह रहे हैं कि कुछ भी कब्जे में चीन के नहीं है। आर यू श्योर? नहीं, अक्साई चीन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अक्साई चीन, मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। नहीं, चीन के कब्जे में भारत का भाग अगर आप पूछेंगे ब्रजेश जी आज की डेट में, तो वो तो मुझे बताना पड़ेगा। कहां कहां है? गलवान घाटी है भाई, अक्साई चीन में 37,000 है या नहीं है? किलोमीटर गया। लद्दाख सेक्टर पे है या नहीं है? फिंगर 4 से फिंगर 8 तक है या नहीं है? 7 है, 6 है। जस्ट मेक इट क्लियर। एलएसी सुरक्षित है। ओके। और हमको लगता है ब्रजेश जी आपको भी सेना के 100 पे भरोसा रखना चाहिए। सेना ने आधिकारिक रूप से बयान दिया है कि एलएसी पे छेड़छाड़ नहीं है, एलएसी सुरक्षित है। ऑलराइट, जनरल राजेंद्र सिंह, ओके, ही इज द बेटर पर्सन। वो बिहार रेजिमेंट हेड कर चुके हैं और मैं जितना इनको जानता हूं ये बहुत ही बहादुर सेनापति रहे हैं। और बिहार रेजिमेंट क्या, ये भारत की जो सेना है उसमें राजेंद्र सिंह का नाम बहुत ही इज्जत से लिए जाने वाले सेनापतियों में से एक है। और बख्शी साहब जी कहाँ गए? वो भी हैं और त्यागी जी भी हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप एक आध को और बुला लीजिए अपने लिए। ओके, राजेंद्र सिंह जी, आपके पास सर क्या सूचना है? क्योंकि आपको जस्ट वेट माय डियर फ्रेंड, मैं तो केवल आपका जस्ट वेट ना, आई नो यू आर अनकंफर्टेबल, बट तय करूंगा कि भाई राजेंद्र सिंह जी को बोलने दीजिए ना, ही इज द बेटर पर्सन जो बताएंगे। सर आपके पास क्या सूचना है कि चीन ने किन किन हिस्सों पर हमारे यहाँ कब्जा कर रखा है? आप दोनों शांत हो जाएं, ही इज द एक्सपर्ट, वो बोलेंगे। सर चीन ने किन किन हिस्सों पर हमारे यहाँ कब्जा कर रखा है? जस्ट मेक इट क्लियर सर। देखिए, जो झील है पेंगोंग सो, उसमें 7 फिंगर्स हैं, जिसमें हम 7 फिंगर को हम एक एलएसी मानते थे और वहां तक हमारी पेट्रोलिंग जाती थी। इस बार चाइना ने 3 फिंगर्स ऑक्यूपाई कर रखी हैं और वो वापस जाने से मना कर रहा है। ओके, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। 3 फिंगर जो हम पिछले
पुराने समय तक जहां हम पेट्रोलिंग करते थे, अभी चाइना नहीं जाने दे रहा है। अभी बातचीत चल रही है, लेकिन एज ऑफ टुडे, आज की डेट पर वहां चाइना का कब्जा है। हाँ, और वहां पे चाइना नेगोशिएट करने के कोशिश नहीं कर रहा है। ओके, व्हाट अबाउट गलवान घाटी? गलवान में भी चाइना, गलवान घाटी पर क्या स्थिति है सर? गलवान घाटी में चाइना अंदर आया हुआ है, जहां उसको खदेड़ा जा रहा है वापस। वो हमारा इलाका है, जहां ये इंसिडेंट हुआ है वो हमारा इलाका है। तो चाइना हमारे इलाके में गलवान में भी घुसा है, उसको वापस जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वहां पे टेम्परेरी डिफेंसेस हैं, उनको पुश बैक किया जा रहा है। सर, ऐसी स्थिति निर्माण होने पर भारतीय सेना क्या करती है? नॉर्मली क्या करती है? मैं आपसे स्ट्रेटजी बताने को नहीं कह रहा हूं, नॉर्मल रिस्पॉन्ड हमारा क्या होता है? आप होते तो क्या करते? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो जहां कब्जा, जहां पे वो आ रखा है, उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। जैसे जो फिंगर में आ गया है, तो हम उसको आगे नहीं बढ़ने दे जा रहे हैं। गलवान में जहां तक आ रखा है, हमने उसको रोक दिया और आस्ते आस्ते उसको पीछे भेजेंगे। ओके। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो ये LAC को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो पहले के हालात है उसमें जाएंगे। क्या हमें अपने ऑप्शन क्या है? क्या हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमें हैवी करने चाहिए? क्योंकि उधर की तैयारियों के जो दृश्य आए हैं वो चिंताजनक हैं। आप चिंता नहीं करें, वहां पे हमारी पूरी तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ जब जो दिल्ली में बैठे हैं अपने बड़े वाले प्लानर जी, हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अरुणाचल में है, हम उनको ये बदला ले सकते हैं, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन गलवान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो चाइना का बहुत फायदा होगा और हमारा बहुत मैं उसका सामरिक महत्व इन लोग को ब्रीफ कर चुका हूं। गलवान हमें वापस लेना मैं अपने दोस्तों को यही बताना चाहता हूं और अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि गलवान सामरिक दृष्टिकोण से गलवान हमारे लिए कोहिनूर है। अगर हमारे हाथ से ये गलवान निकलता है तो कल को हमारे लिए सियाचिन में चीन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बिल्कुल, गलवान किसी हालत में भी नहीं जा सकता। ऑलराइट सर, टीपी त्यागी साहब और श्रीकांत कोंडापल्ली, दो नए डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि मौके पर क्या हालात हैं, आपके पास क्या जानकारी है और हमें चीन से कैसे निपटना चाहिए? दो सवाल आपसे। त्यागी जी, गो अहेड। बिल्कुल सर, सबसे पहला जो नक्शे के ऊपर लाइन होती है, वो लाइन जमीन पे उसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक होती है। यानी कि 2 से 4 किलोमीटर तक संशय रहता है कि ये उनका है या हमारा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक करीब 6 किलोमीटर का रास्ता है। अब फिंगर 4 से फिंगर 8 तक ऐसा नहीं है कि ये हमारा एरिया था या चाइना का एरिया था, ये पेट्रोलिंग एरिया था। ये जो पेट्रोलिंग एरिया था, इसमें वो भी पेट्रोल करते थे, हम भी पेट्रोल करते थे। अब उन्होंने अपने टेम्परेरी टेंट गाड़ लिए हैं। ये तो बात हो गई फिंगर की। अब गलवान वैली में आज मैं आपके सामने आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो चुका है। कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो चुका है। दरअसल में गलवान वैली में श्योक रिवर और गलवान रिवर जिस जगह मिलती है, वहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में चीनी सेना हट गई थी, मगर वो फ्लैश पॉइंट से LAC 9 किलोमीटर दूर है। वो उसमें हाँ, तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि उस कॉन्फ्लुएंस से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक चीनी सेना हट गई थी, मगर 15 जून की रात को उन्होंने वहां एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना शुरू किया। और जब बनाना शुरू किया तब हम लोग गए और तब ये संघर्ष हुआ। और संघर्ष होने के बाद सर, ये हमारे जवान कैसे इतने शहीद हो गए? आप मुझे एक बात बताएं कि हमारे अनआर्म्ड जवान वहां कैसे शहीद हो गए? ये किसकी चूक है?
ये जो जवान शहीद हुए, इसी पे मैं कहना चाहता हूं कि अब हमें जो अपने टैक्टिकल कमांडर्स हैं उनको पूरी छूट देनी चाहिए। अगर वो गोली चलाते तो क्या वो शहीद होते? भाई वो तो तैयारी करके आए थे। और मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं कि चीन धोखा देता है, चीन ने धोखे से काम किया। अरे चीन ने किया तो किया, हमें भी तो उसी भाषा में बोलना चाहिए। आप नहीं समझ रहे। डिसेप्शन, कंसीलमेंट, सरप्राइज, धोखा, षड्यंत्र, ये नेशनल कैरेक्टर है। ये होना चाहिए फौजी में। ये दया, करुणा, सहनशीलता, नहीं सर, दया करुणा घर पे रखो सर, सीमा पर ये सब नहीं चलता सर। तक होनी चाहिए। ये घर पे मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ आपसे, और मैं आपकी भावना से अपने को जोड़ता हूँ। मनीष जी जोड़े न जोड़े, मैं आपकी भावना से खुद को जोड़ता हूँ और आपकी भावना को समर्पित करता हूँ अपने। और एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, सुनिए। अगर 21 जवानों की शहादत के बाद भी चीन के साथ बातचीत करके मामले को सुलझा लिया गया तो ये देश और इतिहास के साथ में नाइंसाफी होगी। इस वक्त हम बहुत उपयुक्त समय है चीन के तिलस्म को तोड़ने का। कारण ये कि चीन का सिपाही कमजोर है, उसको लड़ने का तजुर्बा नहीं है, हमको है। और दूसरी बात कि माउंटेन्स के अंदर जो तजुर्बा इंडियन आर्मी को है, उसका समानांतर चीन तो छोड़िए पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और हम ये राइट टाइम है कि चीन को हिट किया जाए। त्यागी जी, ये राइट टाइम है चीन को हिट किया जाए। ये टाइम किया जाए। ऑल राइट, मेरे साथ दो और मेहमान हैं, श्रीकांत कोंडापल्ली। जस्ट वेट। ओके त्यागी साहब जस्ट वेट प्लीज, आई रिक्वेस्ट प्लीज जस्ट वेट। दीपक सिंह और श्रीकांत कोंडापल्ली जी मौजूद हैं। कोंडापल्ली जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए, बहुत स्वागत आपका श्रीकांत जी। मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला प्रश्न ये है कि मौके पर क्या हालात हैं, एज ए एक्सपर्ट्स आपके पास क्या जानकारी मौजूद है? चीन ने हमारे किन किन हिस्सों पर कब्जा कर रखा है? क्या भारत के कुछ सैनिक या हमारे अधिकारी भी लापता हैं? और भारत किस तरह के जवाब की तैयारी कर रहा है? गो अहेड सर। इंडियन आर्मी के जो स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि कुछ 20 लोग का घायल हुई है और वो डिस्कशन या नेक्स्ट फेज जो करना है वो अभी सोच रहे हैं। आज विदेशांग मंत्री जयशंकर और उनके जो काउंटर पार्ट वांग यी से बातचीत हुई और इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक प्रेस रिलीज कर चुके हैं। तो सर आप सजेस्ट करते हैं कि जब आपके जवानों की ब्रूटली हत्या कर दी जाए, लाशों को क्षत विक्षत कर दिया जाए, आपकी जमीन पर कब्जा करने की अवैध कोशिश की जाए, तब आप डायलॉग प्रोसेस में जाए? इज इट ओके सर? जून 6 तारीख को एक कमांडर्स मीटिंग हुई थी चुशुल सेक्टर में, ये लद्दाख के, जिसमें उन्होंने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन वो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस सक्सेस हो नहीं पाई। इसी वजह से हमने ये सारे चीज हमने देखे हैं अभी। ओके। चीन के भी कुछ 40 लोग का घायल हुई, ऐसे हम कुछ अभी पत्रकार ने बताया था। ओके, तो अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत जारी है भारत चीन के बीच? नहीं, पहले 6 तारीख को जो हुआ है उसके बाद जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी फेल हुई जी, तो उन्होंने पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दे देंगे जो घायल हुए। दूसरा चीज उन्होंने इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या हुआ उस समय। ओके। और उसके बाद लोकल कमांड लेवल से डिस्कशन होगी कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। ऑलराइट, दीपक सिंह मैं आपसे समझना चाहता हूं। उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। ऑलराइट सर। जिम्मेदार कौन है इसके बारे में? ऑलराइट सर। दीपक सिंह, भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी का सीधा सवाल है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ है, सेना को धन्यवाद देती, सेना के साहस को सलाम करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश के जो प्रश्न है जानना चाहती है, जो 58 अरब का कारोबार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तय किया है, वो बंद करेंगे नहीं बंद करेंगे? प्रधानमंत्री जी 9 बार, नरेंद्र मोदी जी 9 बार चाइना की यात्रा किए हैं। उस यात्रा के परिणाम क्या क्या निकले हैं?
हमारा जो हिस्सा चीन ने कब्जा किया है वो कब मुक्त होगा, कैसे मुक्त होगा, क्या रणनीति है। हम ब्रजेश जी सीधी बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सच नहीं बोलना चाहते, सुनना नहीं चाहते। देखिए, ताली थाली बजाने से चाइना नहीं भगेगा। आप अपनी बात कंप्लीट करें। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट, आई रिक्वेस्ट। नो मनीष जी, कांग्रेस पार्टी आपकी राजनीति नहीं करती है। आपने भी कहा कि मोदी जी और अच्छा मंत्री बनना चाहिए। आप सुनील ठाकुर को क्या कहा था उन्होंने, कौन कौन सी बातें कही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति नहीं करती है। देश के साथ खड़ी है, 2008 सरकार के साथ खड़ी है, जनरल राजेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास सर आना चाहता हूं। बिहार रेजिमेंट तो साहब बहुत ही गौरवशाली रेजिमेंट है और भारतीय सेना की मैं मानता हूं कि निहायत और बेहद पराक्रमी और शौर्य वाली रेजिमेंट है सर। उनके 20 जवान सर शहीद हुए हैं जी। रेजिमेंट क्या करेगी सर जी? मेरे तो रोए खड़े हैं, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सर, हमारी रेजिमेंट के साथ जो हुआ है। रेजिमेंट का मोराल बिल्कुल हाई है, बदला लेंगे। आपको पता होगा कि पहले सीओ साहब और 2 जवानों को चीन ने धोखे से एम्बुश करके मारा। जब पीछे से यूनिट ने देखा कि हमारे सीओ साहब को मार दिया है, लोग गए पीछे से और हमारे 20 और उनके 44 ऑफिसर मरे हैं, इंक्लूडिंग द कमांडिंग ऑफिसर। तो इमीडिएट रिस्पांस हमारा बहुत तकड़ा रहा है। उन्हें हमें पहले सरप्राइज कर दिया होगा जी, लेकिन हमने बदला ले लिया है। मोराल अभी बहुत हाई है, बदला चलता रहेगा। आप चिंता मत करिए, बिहार रेजिमेंट पूरे जोश के ऊपर है, लड़ने के लिए तैयार है। ऑलराइट सर। यस कोंडापल्ली साहब, आप कुछ मेंशन कर रहे थे, लास्ट पॉइंट। यस गो अहेड प्लीज। आप प्रश्न पूछिए। तो मेरा प्रश्न ये था कि अब हम डायलॉग प्रोसेस में, क्या विदेश मंत्री लेवल की बातचीत चल रही है, क्या हमें इस वक्त इस तरह के प्रोसेस में जाना चाहिए जब हमारे जवानों के साथ इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई? नहीं, जो भी जटिल समस्या है उसके हल निकालने के लिए सारा कोशिश करना पड़ेगा। तो पहले एक मिलिट्री लेवल पे, कमांडर लेवल पे एक चर्चा होगी जी। वो जो 12 दफा जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स से हुई थी जी, इससे ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का एक शुरुआत हुई, लेकिन वो फेल हुई। इसी वजह से वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है ये मामला। ओके सर। तो नेक्स्ट लेवल ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, विदेशांग मंत्रालय के, ओके, उसके बाद ये जाती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के उसमें, और अगर ये भी नहीं हो सकती है तो प्रधानमंत्री अपने एक पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं। ऑलराइट सर, प्रोसेस है ये सारा। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। ओके, टीपी त्यागी साहब 10 सेकंड, गो अहेड। आप कुछ मेंशन कर रहे थे टीपी त्यागी साहब। जी मैं कह रहा हूँ 1993 से लेके आज तक 9 संधियां हो चुकी हैं। संधियां तोड़ने के लिए की जाती हैं, एक भी मानी नहीं गई। डायलॉग बेमानी है। अगर डायलॉग किया जाना है तो करने दीजिए, डायलॉग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कहना सिर्फ ये है कि इस वक्त युद्ध ही होना चाहिए, इस वक्त चीन को रोकना चाहिए। लद्दाख में 13 डिस्प्यूटेड पॉइंट है, चाइना 4 पर ही तो है, बचे हुए 9 आपके सामने हैं। जनरल राजेंद्र सिंह, क्या ये एक सही सलाह है? और कहिए जनरल साहब, क्या ये सही सलाह है? राजेंद्र सिंह जी, फिर से अपना सवाल दोहराइए प्लीज। अभी त्यागी साहब ने जो पक्ष रखा कि चाइना के साथ युद्ध ही विकल्प बचा है, क्या ये सही सलाह है? देखिए, एक देश को पूरी ऑप्शन लगानी चाहिए। युद्ध बहुत महंगा होता है, हम युद्ध जीतेंगे इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध जो है जवानों का नुकसान होता है, इकोनॉमी का होता है जी। लेकिन बॉर्डर के ऊपर इंडिया इस समय बहुत स्ट्रांग है, हम चाइना को हरा सकते हैं। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल तरीके से हल निकल आए तो लड़ाई क्यों करी जाए? सर, हमारे जवानों की चाणक्य ने भी कहा है पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन करें सर। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे पास टाइम ओवर हो चुका, बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहनों भाइयों, ये वक्त है जब हमें अपनी भारत की महान, पराक्रमी और असीम शौर्य से भरी हुई सेना को
पूरी ताकत के साथ समर्थन करना चाहिए और ड्रैगन को ये मरोड़ने का बिल्कुल सही वक्त है और इसका करारा जवाब हमारी सेना देगी। हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, क्योंकि चीन जिस तरह की नीचता भरी हरकतें कर रहा है सीमा के पास और सीमा के भीतर, यह निश्चित तौर पर बड़े प्रतिकार का वक्त है और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार और भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ ही नहीं गर्दन तोड़ जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।